ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, पैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में सर सबसे बड़ी खबर कौन सी है? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है। हम वापस लौटकर ऊर्जा 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 और एनर्जी पर लौट आए। आज हमारे पास दोनों बड़ी खबरें कच्चे तेल और कोयले के बाजार से हैं। कच्चे तेल की कीमतें $120 पर वापस पहुंच चुकी हैं। क्या हो रहा है दुनिया के कच्चे तेल बाजार में? क्यों ओपेक की उत्पादन बढ़ोतरी का असर क्यों नहीं हो रहा? हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और कोयले के भीतर क्या चल रहा है, भारत में कोयले की मांग को लेकर या कोयले के आयात को लेकर क्या चल रहा है, ये आपको शुभम बताएंगे। बिल्कुल। तो आज का कोयला सेंट्रल, ऊर्जा सेंट्रल, एनर्जी सेंट्रल आप जो चाहें मान लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के शो की और सबसे पहले देखते हैं ऑन द शो कार्यक्रम आगे कैसे बढ़ेगा, क्या क्या शामिल है आज। तो शुरुआत सऊदी से। सऊदी ने क्यों बढ़ा दिए तेल के दाम? तेल के बाद क्या बंद होगी रूस की गैस? इसकी तैयारी शुरू कर ली है। जर्मनी ने क्या लागत आएगी ये आपको बताएंगे। आरबीआई कितनी बढ़ाएगा ब्याज दरें? फसलों के समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी? क्या बरसात से पहले निकलेगा कोयला संकट का हल? और मकान दुकान के बाजार का हाल क्या है ये आपको बताएगी मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन शुरुआत सऊदी से। सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल के भाव में अनुमान से ज़्यादा की बढ़ोतरी की है। रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए कच्चे तेल का भाव $2.1 प्रति बैरल बढ़ा दिया है। बाजार $1.5 की बढ़ोतरी का अनुमान लगाए बैठा था, तो ये बढ़ोतरी अनुमान से ज़्यादा है। एशियाई देशों के लिए सऊदी अरब ने तेल बेचने के लिए पहले जो बेंचमार्क भाव निर्धारित किया था उसमें अब $6.5 की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे पहले जो बढ़ोतरी हुई थी इसको मिला लीजिए तो करीब करीब $6.5 प्रति बैरल की बढ़ोतरी अब तक हो गई है। एशियाई देशों में भारत भी सऊदी अरब से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। भारत जितना तेल आयात करता है उसमें 18% तेल जो है, 18% हिस्सेदारी जो है वो सऊदी की है। सर, पूरी दुनिया के लिए सऊदी ने तेल के भाव बढ़ा दिए। वैसे ही वो बहुत ज़्यादा है, ब्रेंट पे देखिए, WTI पे देखिए, क्यों बढ़ा दिए सऊदी ने? शुभम, अमेरिका को छोड़ के अगर आप नॉर्थ यूरोप को देखें या एशिया देखें और जो मेडिटेरेनियन के या भूमध्य सागर के आसपास के देश हैं उनके लिए सऊदी अरब ने कीमतों में बढ़ोतरी की। और ये सऊदी की बहुत बड़ी नपी तुली रणनीति है तेल बाजार में जो हमें दिखाई देती है। यहाँ विशुद्ध मांग बढ़ने का लाभ उठाने की कोशिश है। यानी एक तरफ जब दुनिया के दबाव में ओपेक देशों ने अपने उत्पादन में थोड़ी सी बढ़ोतरी की, उसी के साथ जो बढ़ी हुई मांग है उसका लाभ लेने के लिए सऊदी अरामको ने कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इसकी 2-3 और गहरी वजह हैं जो समझना जरूरी है। ओपेक देशों में सारे देश उत्पादन में बढ़ोतरी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, क्योंकि अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनके पास अभी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लायक निवेश नहीं है। तो पूरा दारोमदार अमीरात और सऊदी अरब पर है। और सऊदी अरब कुछ तो अतिरिक्त फायदा लेकर उत्पादन में बढ़ोतरी करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाईज का स्ट्रक्चर रूस से तेल आपूर्ति बंद होने के बाद पूरी तरह बदल रहा है। रिफाइनिंग कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी की सिचुएशन में पहुंच गई है, क्योंकि रशिया की रिफाइनरी से जब प्रोडक्ट नहीं आएंगे तो बाकी दुनिया की रिफाइनरीज को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बात केवल कच्चे तेल की नहीं है शुभम, बात इस बात की भी है कि कच्चे तेल के साथ प्रोडक्ट बनाए जाने और प्रोडक्ट देशों को निर्यात किए जाने। तो बाजार में मांग की परिस्थिति थोड़ी पिछले बार से ज़्यादा और अच्छी है, और प्लस लॉकडाउन खुलना शुरू हो गया है। तो एक तरफ यूरोप के देश, एक तरफ ओपेक देश उत्पादन में बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कीमतों में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और तात्कालिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई देती, भले ही ओपेक देशों ने कीमतों में बढ़ोतरी की। और ये संकेत सऊदी अरब ने फिलहाल दुनिया के बाजारों को दे दिए कि दुनिया के जिन देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अपने हिसाब से सेटल करना हो उसे सेटल कर लें, क्योंकि कीमतों में पर दबाव लगातार बना रहेगा। इधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $122 प्रति बैरल पहुंच गया। ओपेक देशों की तरफ से तेल उत्पादन बढ़ाए जाने के घोषणा के बाद ऐसी संभावना थी कि कच्चे तेल के दाम घटेंगे, लेकिन जब से ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है तब से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लगातार बनी हुई है। जुलाई से ओपेक प्लस देश रोजाना तेल उत्पादन 50% बढ़ाकर 6.48 लाख बैरल करने पर राजी हुए। सर, उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनी क्यों है? कौन कौन से कारक काम कर रहे हैं?
एक कारक मैंने शुरुआत में बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है कि रिफाइनिंग कैपेसिटीज ओवर स्ट्रेच्ड हो चुकी हैं, क्योंकि रशिया का तेल नहीं पहुंच रहा है और रिफाइनिंग अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुल रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी से डिमांड आना शुरू हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था से भी डिमांड बढ़ना शुरू हो रही है, और वो बढ़ती हुई डिमांड के कारण बाजार में अभी जो आपूर्ति उपलब्ध है रूस को माइनस करके वो पर्याप्त नहीं है। और इसलिए अमेरिका में या बाकी दुनिया के देशों में लॉन्ग टर्म ऑयल प्राइस को की बढ़ोतरी को बर्दाश्त करने की रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है, क्योंकि वो रणनीतियां भारत में भी थोड़े समय बाद सक्रियता के तौर पर आपको दिखाई देंगी, क्योंकि भारत में 75 और $90 का बेंचमार्क था जो बढ़कर अब 100-110 के आसपास पहुंच गया है। तो अब तेल की आपूर्ति तो बढ़ेगी, पर तेल की मांग भी उस हिसाब से बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में भी से जो तेल छोड़ा गया उसकी भी खरीद और उसकी भी भरपाई इसी खरीद से होगी, और इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में पर दबाव बना रहेगा। और अब मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि जिस दिन ओपेक ने अपनी बैठक में उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया था, हम लोगों ने शुभम उस दिन चर्चा की थी कि कच्चे तेल की कीमतों पर कोई बहुत बड़ा असर इस फैसले का नहीं दिखाई देगा, और वो हमारे सामने है। सर, क्या ये कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का ही असर है कि अमेरिका में विंडफॉल टैक्स की बात हो रही है? हालांकि भारत में भी इससे इनकार किया है, लेकिन कई देशों में विंडफॉल टैक्स की बात होने लगी है। हाँ, अमेरिका में हो रही है। अमेरिका, भारत में आज जो जिस तरीके की खबरें हम देख रहे थे उस हिसाब से सरकार ने तेल कंपनियों के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाने से मना कर दिया। विंडफॉल टैक्स का मतलब होता है कि किसी खास परिस्थिति में कोई कंपनी या कोई सेक्टर अगर विशेष मुनाफा अर्जित करता है तो उस मुनाफे से मिलने वाले उस मुनाफे के बदले सरकार या उस देश का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उससे ज़्यादा टैक्स लेता है। पर बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन है, व्हाइट हाउस एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें हाउस और सीनेट दोनों से बात की जा रही है कि अमेरिका की तेल कंपनियों को जो मुनाफा हो रहा है इस समय कच्चे तेल की कीमतें ऊपर बढ़ने से, उस पर एक विंडफॉल टैक्स, स्पेशल टैक्सेशन लगाया जाए। हमें ध्यान रखना होगा कि तेल की कीमतें बढ़ने से केवल ओपेक देश ही कमाई नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सारे तेल उत्पादक देश, जहां जहां तेल है, चाहे वो अमेरिका हो या वो नार्वे हो या नॉर्दर्न यूरोप के देश हो, तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका फायदा सबको मिलता है। और ये अमेरिका इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि अमेरिका में जो प्रस्ताव चल रहा है वो इसलिए ये है कि जो टैक्स इससे मिलेगा उससे एनर्जी मार्केट में, जो डोमेस्टिक ऊर्जा मार्केट है, जहां गैसोलीन जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं, पेट्रोल डीजल कहते हैं, गैसोलीन की कीमतों को कम रखने में मदद की जाएगी। यानी शायद गैसोलीन की कीमतें सीमित रखने के लिए इसका इस्तेमाल किसी न किसी तरह पर, इस नए टैक्स का इस्तेमाल अमेरिका की सरकार करेगी। ये प्रस्ताव भी शुरू हुआ है। अब ये प्रपोजल अभी आने वाले समय में वहाँ की जो कानून निर्माता बॉडीज़ हैं, सीनेट और हाउस के पास, उनके पास जाएगा। इसे 15 डेमोक्रेट्स ने, जो कि सीनेट के और हाउस के मेंबर हैं, उन्होंने इस प्रपोजल को मूव किया है कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज के ऊपर एक बड़ा विंडफॉल टैक्स लगाया जाना चाहिए। सर, ये तेल की बात हो गई, तेल की तेजी हो गई, सऊदी ने दाम बढ़ा दिए, विंडफॉल टैक्स, लेकिन अभी तो रूस को काबू करने के लिए तेल के बाद गैस भी आनी है। वहाँ कितनी तैयारी है, उसका क्या प्रारूप तैयार हो रहा है? अब गैस की बात आती है, क्योंकि अब तेल यूरोप के देश इस साल दिसंबर से तेल का आयात रूस से बंद कर देंगे। अगला नंबर गैस का है और इसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है यूरोप में और जर्मनी में। सबसे खासतौर पर सबसे ज़्यादा दबाव जर्मनी पर है। जर्मनी से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं, जर्मनी की एक एजेंसी है जो वेल्टॉन एम सॉन्टोंग है, उसने अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया है कि अगर रशिया को गैसप्राम की जो सब्सिडरी है जर्मनी में, गैसप्राम जर्मेनिया, उनसे अगर गैस की आपूर्ति बंद करनी है तो वहाँ के टैक्स पेयर्स और यूज़र्स को लगभग 5 बिलियन यूरो यानी $5.4 बिलियन के आसपास का रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करना पड़ेगा हर साल। यानी रशिया की गैस बंद करके अगर किसी दूसरे और स्रोत से गैस ली जाती है तो उसके लिए $5.4 बिलियन पर ईयर की कॉस्ट जर्मनी की अर्थव्यवस्था पर आएगी। गैस मार्केट में भी काफ़ी उथल पुथल है, जिसका असर भी हमें तेल की कीमतों पर दिखाई पड़ रहा है और इसलिए तेल की कीमतें $120 पर बढ़ी हुई हैं। इधर चूंकि बाजार एस्टिमेट कर रहा है कि आने वाले समय में रूस की तेल के बाद रूस का गैस का नंबर है, तो गैस के बाजार की जो सक्रियता है, कुछ ऐसी खबरें आ रही कि कतर से जो बड़ा गैस सप्लायर है उसकी गैस की आपूर्ति में भी कमी आई। जो ताज़ा आंकड़ा हमें मिल रहा है उस हिसाब से कतर का जो LNG आउटपुट है जो
LNG का मतलब जो कंटेनर के जरिए समुद्री रास्ते से दुनिया के देशों में नेचुरल गैस जाती है, उसके आउटपुट में गिरावट आई है। इस बात की चर्चा है कि क्या कतर LNG में अभी फ़िलहाल निवेश नहीं करना चाहता है ताकि कीमतें बढ़ती रहें। तो पूरा का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है, जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, कच्चे तेल से और गैस से, इसमें सप्लाई की शॉर्टेजेस बराबर बहुत मजबूती से दिख रही हैं। अगर आप देखें, अब एक और सबसे बड़ी वजह ये कि क्यों क्रूड की कीमतों में $120-125 के आकलन मिल रहे हैं। शुभम, उसकी बात ये वजह ये कि जब पाइपलाइन से आपूर्ति कम हो जाती है क्रूड की तो वो टैंकर्स के जरिए भेजा जाता है, तो सामान्य रूप से ज़्यादा समय लगता है डेस्टिनेशन तक तेल पहुंचने में। तो अब जब यूरोप के देशों को पाइपलाइन के जरिए आने वाले तेल की आपूर्ति बंद होगी तो उन्हें समुद्री रास्तों से टैंकर के जरिए तेल का आयात करना पड़ेगा और इसलिए स्टॉक्स, स्टोरेज ज़्यादा क्रिएट करने पड़ेंगे। ये भी एक वजह है जिससे बाजार को इस बात की महक लग रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लंबी चलेगी और भारत में भी अब इसका दबाव हमें थोड़े समय बाद दिखाई देने लगेगा, क्योंकि एक बार तो टैक्स में कटौती से कीमतों में बढ़ोतरी को रोक लिया गया था, लेकिन इसको भी बहुत लंबे समय तक रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरी तरफ जो भारत की OMCs हैं वो घाटे से दब रही हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर RBI की पॉलिसी। नीतिगत दरों पर फैसले के लिए रिजर्व बैंक की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू हो चुकी है। बैठक में फैसला होगा कि इस बार ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी। रिजर्व बैंक गवर्नर पहले ही साफ कह चुके हैं कि जून की पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि दरों में कितनी बढ़ोतरी होगी इसका पता 8 जून को ही लगेगा। ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बाजार में जो अनुमान तैर रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ये बढ़ोतरी 50 बेसिस पॉइंट की होती है तो ध्यान रखिए बहुत तीखी बढ़ोतरी होगी और कोविड से पहले वाले स्तर पर हम पहुंच जाएंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए RBI पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव लगातार बना हुआ है। सर, इस समय MPC की निगाह किन किन चीज़ों पर होगी और क्या सबसे महत्वपूर्ण वो होगा कि ब्याज दरें इसलिए बढ़ाई जाएं? महंगाई? शुभम, ब्याज दरें बढ़ना कोई अब बड़ा अनुमान नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक गवर्नर भी बात कह चुके हैं, कोई ब्रेनर नहीं है कि रिजर्व बैंक कितनी बढ़ोतरी करेगा। दो तरीके की बातें हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी और कुछ मान रहे हैं 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। 10 बेसिस पॉइंट का फर्क इस आकलन में हो सकता है। ज़्यादा संभावना 50 बेसिस पॉइंट की है, क्योंकि RBI ने फ्रंट लोड करने का संकेत भी दिया है। महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों को जो देखना भविष्य की दृष्टि से कि जो बढ़ोतरी है रेपो रेट में वो फैक्टर इन हो चुकी है। हमें देखना है कि रिजर्व बैंक हॉकिश कितना होता है, कितना आक्रामक होता है इसे इस दूसरी मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा में जो अब शुरू हुई है। और हॉकिश होने का संकेत हमें रिजर्व बैंक के महंगाई के आकलन से दिखाई देगा। अभी मौजूदा आंकड़ा जो हमारे पास है, रिजर्व बैंक के अपने फोरकास्ट के हिसाब से इस साल यानी FY23 में इस वित्त वर्ष में भारत की महंगाई दर 6.6 से 7% रह सकती है। रिजर्व बैंक अपना महंगाई का नया आकलन पेश करेगा और उसके हिसाब से हमें यह समझ में आएगा कि ये तो 50 से 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी है, इसके बाद आने वाली बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। रिजर्व बैंक पर को महंगाई का आकलन पेश करते समय बहुत सारे फैक्टर्स को और बहुत सारे दबावों को साथ में रखना पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों पर अभी हमने चर्चा की, $110-120 पर बैरल की कच्चे तेल की कीमतें हैं। खरीफ का MSP बढ़ाने की तैयारी है। बाजार में फूड इन्फ्लेशन रुक ही नहीं रही है, इसके बाद भी कि हमने मेटल के इन्फ्लेशन में कुछ गिरावट देखी, कुछ कमी देखी, पर फूड इन्फ्लेशन के जो आंकड़े अभी भी आ रहे हैं बाजार से अलग अलग जगह से, वो हर सब्जियों की कीमतों में, सीरियल्स की कीमतों में, सब में कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। तो रिजर्व बैंक जितना हॉकिश होकर इन्फ्लेशन का टारगेट फिक्स करेगा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उतनी ही संभावना हमारे सामने दिखाई देगी। तो ये पॉलिसी इस बात पर भी हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि रिजर्व बैंक इस साल महंगाई को कितना बढ़ता और किस ऊंचाई तक जाता देखेगा। तो यानी कि MPC की बैठक का जब ऐलान हो तो ब्याज दर तो एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन उससे भी अहम और रेखांकित करने वाली बात जो होगी वो इन्फ्लेशन का नंबर होगा। सर, बैठक से ठीक पहले बॉन्ड यील्ड 3 साल की ऊंचाई पर है, 7-7.5% के आसपास लंबे समय से ट्रेड कर रही है। ये क्या संकेत दे रही है कि ब्याज दरें कितनी बढ़ सकती हैं? मार्केट ने 40 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को फैक्टर इन कर लिया और 7.5% के 10 साल की बॉन्ड यील्ड रिकॉर्ड पर है। यानी बाजार तो ये मान रहा है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी
होगी ही नहीं बल्कि जारी रहेगी, तभी 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई। पर इस ब्याज दरों में इस बढ़ोतरी को और बॉन्ड यील्ड की बढ़ोतरी को प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा कारक क्रूड ऑयल था आज, क्योंकि चूंकि क्रूड के प्राइस $120 के आसपास, $122 के आसपास पहुंच गए थे, और वो ठीक उस समय पहुंचे थे जब रिजर्व बैंक की एमपीसी अपनी शायद बैठक की शुरुआत कर रही थी, फाइलें खोल रही थी, और तब तक उसका असर दिखाई देने लगा। तो मार्केट वही एक्सपेक्ट कर रहा है, जो बात हमने अभी पहले चर्चा में कही कि इन्फ्लेशन का टारगेट कितना रखते हैं। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन का टारगेट 6.7% के आसपास आता है, तो बाजार में बॉन्ड यील्ड्स इस पॉलिसी बैठक के बाद और ज्यादा बढ़ेंगी, इस बात की गुंजाइश हमें दिखाई देती है। और इन्फ्लेशन में जैसा अंशुमान जी ने कहा, एक अहम भूमिका न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का यानी कि एमएसपी भी निभाता है। तो अगली खबर एमएसपी से जुड़ी, केंद्र सरकार की तरफ से इस महीने खरीफ फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा की जाएगी, और सूत्रों की माने तो सरकार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जो 2018-19 के बाद सबसे अधिक बढ़ोतरी होगी। 2018-19 में ही सरकार ने समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए लागत के ऊपर 50% अधिक कीमत देने का फार्मूला लागू किया था। इस बार महंगाई बढ़ने की वजह से कई फसलों की लागत बढ़ गई है, और शायद यही वजह है कि सरकार खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में ज़्यादा बढ़ोतरी करेगी। फिलहाल धान का समर्थन मूल्य 1940 और 1960 रुपये, कपास का समर्थन मूल्य 5726 और 6025 रुपये, और तिलहन में सोयाबीन का समर्थन मूल्य 3950 रुपये है। दलहन में तुअर का जो समर्थन मूल्य है वो 6300 रुपये प्रति कुंटल के करीब है। सर, इस बार का समर्थन मूल्य हर साल बढ़ोतरी होती है, इस बार कुछ खास है क्योंकि इन्फ्लेशन है, सरकार निर्यात के बाद देख चुकी है, फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ी है। आपको क्या लगता है कौन से कारक प्रभावित करेंगे इस बार के समर्थन मूल्य को, और इसका असर क्या होगा? शुभम, इस बार के समर्थन मूल्य को सरकार गहरी दुविधा में दिखती है। दो दुविधा है। दुविधा ये है कि समर्थन मूल्य में सरकार जितना बढ़ोतरी करेगी, खासतौर से खरीफ की फसल को लेकर, वो बहुत डाइवर्सिफाइड और बहुआयामी फसल चक्र होता है खरीफ का, जिसमें तिलहन भी होता है, दलहन भी होता है, कपास भी होता है, शुगर केन भी होता है और पैडी भी होता है, जो इम्पॉर्टेंट स्टेपल है। यहाँ जितनी बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी आपको अगले 3 महीने 4 महीने में साल के अंत तक, खासतौर से साल के अंत तक जब खरीफ की फसल आएगी तो हमें महंगाई में दिखाई देगी। रिजर्व बैंक को ऐसा करते समय से कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार समर्थन मूल्य को कम रखना चाहती है तो शायद वो ये तर्क लेगी कि फर्टिलाइजर में जो सब्सिडी की बढ़ोतरी थी उस हिसाब से फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाएगी। सरकार ने करीब 2.15 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी एब्जॉर्ब कर ली, तो अगर फर्टिलाइजर के नजरिए से देखें तो सरकार के पास ये तर्क बनता है कि फर्टिलाइजर की कीमतें नहीं बढ़ाएगी, उनको एब्जॉर्ब किया गया। लेकिन बहुत सारी और लागतें बढ़ी हैं, डीजल की लागत बढ़ी है, बहुत सारे और केमिकल्स की कॉस्ट, हाँ, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट बढ़ी है। तो अगर 5 से 20% की बढ़ोतरी, शुभमोती, जो आंकलन हमको मिल रहा है, और 20% की बढ़ोतरी किन फसलों में होती है? पैडी में होती है या तिलहन में होती है या उसमें या शुगर केन में होती, इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें आने वाले 3 महीनों में 4 महीनों में जो महंगाई का आंकड़ा है उस पर दिखाई देगा। और इसलिए खरीफ का एमएसपी हर साल महंगाई की दृष्टि से बहुत संवेदनशील होता है, और ख़ास तौर से हमें ये देखना ज़रूरी है कि ये एमएसपी और ख़रीफ का चक्र उस वक्त आ रहा है जब रबी में सरकार की खरीद रिकॉर्ड लोएस्ट लेवल पर रही है गेहूं की। तो सरकार किसी भी स्थिति में शायद एमएसपी कम रख के फूड सिक्योरिटी को लेकर या सरकारी परचेज को कम रखने का रिस्क शायद लेना नहीं चाहेगी। लेकिन इस साल का जो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा कृषि की दृष्टि से जिस पर सबकी निगाह है वो खरीफ का एमएसपी होने वाला। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि सरकार की एग्रीकल्चर पॉलिसी की थिंकिंग क्या है, उसकी सरकार किस तरह से अगले 6 महीने या 1 साल के लिए भारत की एग्रीकल्चर पॉलिसी में प्राइसिंग को देख रही है, क्योंकि वहीं से सारी चीजें निर्भर होती दिखाई और देती हैं। एमएसपी का सीधा रिश्ता कह लीजिए, संबंध कह लीजिए, तो बुआई से होता है, क्योंकि एमएसपी अगर बढ़ती है तो बुआई पर उसका असर निश्चित तौर पर दिखता है। बुआई का आपको चलते चलते एक अपडेट दे चलूं कि देश के कई राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। 2 जून तक देश भर में 69 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की खरीफ फसलों की बुआई दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा 46.6 लाख हेक्टेयर अकेले गन्ने की खेती का है। खरीफ दलहन, तिलहन और धान की खेती अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। कपास की खेती की बात करें तो अभी तक खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। 2 जून तक देश भर में 10.7 लाख हेक्टेयर कपास की खेती दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में इसी दौरान 13 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल लग चुकी थी। पूरे सीजन के दौरान देश भर में लगभग 130 लाख हेक्टेयर की कपास की खेती होती है। ऐसा अनुमान है कि मानसून आगे बढ़ने से खरीफ फसलों की बुआई रफ्तार पकड़ेगी। बुआई का अपडेट, एमएसपी का अपडेट मनी सेंट्रल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। अगली बात कोयले की, जैसा अंशुमान जी ने कहा था कि आज दोनों बात करेंगे, क्रूड की भी करेंगे, कोयले की भी करेंगे। क्रूड की बात हो गई, अब बात कोयले की। विदेश से कोयला आयात करने के केंद्र के फरमान को अब ज़्यादातर पावर उत्पादक कंपनियां और राज्य सरकार मानने को राजी होते दिख रहे हैं।
क्योंकि 7 जून से राज्यों को घरेलू कोयले की 30% कम सप्लाई मिलेगी। शनिवार तक कोल इंडिया को पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से करीब 24 लाख टन कोयला आयात करने के लिए ऑर्डर मिल गए हैं, जबकि कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा ये ऐसे राज्य हैं जो खुद कोयला आयात करेंगे। उत्तर प्रदेश अभी दुविधा में है, अपवाद बना हुआ है। सरकार ने सभी सरकारी और निजी पावर उत्पादकों से आयात करने के लिए फिलहाल मना कर दिया है। ऐसा क्यों किया, अंशुमान जी से समझते। सर, लगता है आपको कि एक तो उत्तर प्रदेश की बात और बरसात से पहले जैसे हम आयात पर आगे बढ़ रहे हैं, समस्या का समाधान निकल आएगा कोयले की? 24 लाख टन कोयले के आयात की बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात शुभम यहाँ समझना ज़रूरी है कि सरकार अब आयात और महंगी बिजली के एक ऐसे चक्र में प्रवेश कर रही है जहाँ से कितनी जल्दी निकला जाएगा ये समझना पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जिन राज्यों को कोयले का आयात करना है वो उनके लिए वो आयात कोल इंडिया कर रही है। शर्त ये रखी गई है कि अब राज्यों को कोल इंडिया से कोयला कम मिलेगा, यानी कोल इंडिया वही कोयला सप्लाई करेगा जो वो इंपोर्ट कर रहा है और उनको 30% ब्लेंडिंग करनी होगी। अब इसके बाद जो अगली बड़ी चुनौती राज्यों के सामने होगी कि कोल का पेमेंट कौन करे, कोयले का पेमेंट कहाँ से जाए कोल इंडिया को। कोई कोल इंडिया के पुराने कोयले का बकाया राज्य नहीं चुका पाए तो समस्या का समाधान प्रत्यक्ष रूप से तो सामने दिखता है, क्योंकि कोयले के आयात के ऑर्डर टेंडर खोलने का काम कोल इंडिया ने शुरू कर दिया है। पर ये सप्लाई बारिश शुरू होने से पहले, बरसात होने से पहले पोर्ट से ट्रेन रेलवे के जरिए बिजली घरों तक पहुंच पाएगी, इसमें थोड़ा सा डाउट है। हमें इसको करीब से ट्रैक करना पड़ेगा और देखना होगा कि कोयला संयंत्रों के पास स्टॉक बढ़ने का लेवल क्या है। क्या सर, 2 PSUs को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, एक कोल इंडिया को, एक NTPC को, कि आप आयात में अहम रोल निभाएं। कोल इंडिया की बात हो गई, NTPC इसको कैसे मैनेज कर रही है? NTPC ने अडानी को 8,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कोल के आयात के लिए। तो दूसरी जो सबसे बड़ी पावर सप्लायर है, कोल सप्लायर CIL है, और दूसरी सबसे बड़ी पावर सप्लायर है जो NTPC, उसने 6 फर्म्स को बुलाया था टेंडर टेक्निकल बिड्स के लिए, जिसमें कि अडानी को 8,000 करोड़ रुपए के कोल आयात का ऑर्डर दिया गया है। और ये करीब 6.25 मिलियन टन के आसपास कोल का इंपोर्ट होगा। अब ये सरकारी NTPC और जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं वो जिस रेट पर कोयले का आयात करेंगी वही फिर बाकी प्राइवेट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के लिए भी बेंचमार्क प्राइस होने वाला है। तो कोयले की समस्या का समाधान सामने होता दिख रहा है, लेकिन यहाँ से एक बड़ा खतरा शुरू हो रहा है कि हम कच्चे तेल के बाद बहुत बड़ी मात्रा में कोयले के आयात पर निर्भर होने जा रहे हैं, और इसका असर हमें अगले 3 महीने के भीतर भारत के व्यापार घाटे पर दिखाई देगा। और जैसा अंशुमान जी ने कहा ना, अभी भी एक मुख्य समस्या बनी हुई है पेमेंट की। सबसे बड़ी समस्या पावर उत्पादक कंपनियों के पास डिस्कॉम्स के बकाये की है। डिस्कॉम्स के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बकाया है। इससे निपटने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को आसान किस्त में रकम चुकाने का विकल्प दिया है। सर, डिस्कॉम्स को बांटने की क्या तैयारी है? सरकार ने डिस्कॉम्स, क्योंकि डिस्कॉम्स के बकाये के बिना ना तो कोल इंडिया भी जो कोयला इंपोर्ट कर रही है वो पैसा राज्यों को, कोयला राज्यों को मिल पाएगा। क्योंकि यही एक उलझन है, वो ग्रे एरिया है कि राज्य सरकारें अगर कोल इंडिया के कोयले का पेमेंट कर सकती थी तो वो आयातित कोयले का पेमेंट भी कर पाएंगी। लेकिन अभी जो डिस्कॉम्स की बकायेदारी वो 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की है 1.04 लाख करोड़ की है। और सरकार ने जो नई स्कीम जारी की उस स्कीम के तहत 20 से 48 महीनों की किश्त में बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स अपने बकायेदारी को चुका सकती हैं। जिन डिस्कॉम की बकायेदारी 10,000 करोड़ से ऊपर है वो 48 किस्तों में चुकाएंगी, और जिनकी 500 करोड़ से नीचे है वो करीब 12 किस्तों में चुकाएंगी। 12, 20, 28, 34 और 40 अलग अलग किस्तों में बांटा गया है। एक और सुविधा डिस्कॉम को सरकार दे रही कि उन्हें करीब 19,833 करोड़ रुपए का जो लेट पेमेंट सरचार्ज है वो भी माफ़ कर दिया जाएगा, जिससे कि उनकी बैलेंस शीट पर दबाव ना बने और वे पैसा चुकाने लगे। ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पर कि ये वो बकाया है जो कोयला इंपोर्ट शुरू होने से पहले का है। ये वो बकायेदारी है जो कोल इंडिया के कोयले का इंपोर्ट शुरू होने से पहले का है। आगे जो कोयला आयात हो रहा होगा उसकी फिनांसिंग कहाँ से होगी, वो कंपनियां डिस्कॉम और राज्य सरकारें इसका पैसा कहाँ से देंगी, अभी इस मामले में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। और ये जो कागज़ पे लिखे नियम हैं, शर्तें हैं, ये ज़मीन पर कैसे उतरेंगी ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बकाया जैसा अंशुमान जी ने कहा काफ़ी पुराना है और अभी तो हमें महंगा कोयला आयात करना है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें काफ़ी तेज हैं। चलिए, अब समय मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट का है। रिपोर्ट इस बार रियल एस्टेट बाजार पर है। यहाँ कोविड के बाद, नोटबंदी के बाद, GST के बाद हौले हौले हौसला बढ़ रहा था,
लेकिन सामने आ गई महंगाई। क्या हाल है इस बाजार का, देखिए पवन कुमार की इस स्पेशल रिपोर्ट में। नोटबंदी, जीएसटी और कोविड जैसे झटके झेलने के बाद अब रियल एस्टेट बाजार में डिमांड आई तो नया संकट मुंह बाए खड़ा हो गया। बिल्डिंग मटेरियल की महंगाई और कर्ज के बढ़ते ब्याज से बाजार की हालत पतली है। अप्रैल मई में ही देश के कई हिस्सों में मकान 10% से ज्यादा महंगे हो गए हैं। रॉयटर्स के प्रॉपर्टी एनालिस्ट पोल की माने तो इस साल देश में मकानों की कीमतें औसतन 7.5% तक बढ़ सकती हैं। पिछले 5 सालों में मकान की कीमतों में ये सबसे बड़ा उछाल होगा, जबकि साल 2023 और 2024 में दाम 6% की रफ्तार से बढ़ सकते हैं। वहीं महंगाई काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहा है। मई में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद और वृद्धि की बात कही जा रही है। बिल्डिंग मटेरियल के दाम और ब्याज दरों का किफायती मकान पर असर पड़ा है। प्रॉपर्टी फर्म एनरॉक के मुताबिक साल 2021 में देश के 7 प्रमुख शहरों में लॉन्च हुए 2.37 लाख मकानों में 63% से ज्यादा मिड और प्रीमियम सेगमेंट के हैं। इनमें अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 26% रह गई है, जो 2019 में 40% थी। 40 लाख रुपए तक के मकान अफोर्डेबल रेंज, जबकि इसके ऊपर के मकान मिड और प्रीमियम रेंज में आते हैं। बिक्री की भी कमोबेश यही सूरत है। प्रॉप टाइगर के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 के दौरान शीर्ष 8 शहरों में मकानों की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी घटकर 43% रह गई। 2020 में ये 48% थी। वहीं 75 लाख से ऊपर के मकानों की बिक्री बढ़कर 31% हो गई, जो पहले 25% थी। आरबीआई के सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट के आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल 2022 में रिटेल लोन में 14.7% की तेजी आई है। इसमें हाउसिंग और व्हीकल लोन की बड़ी हिस्सेदारी रही। हाउसिंग लोन में 13.7% की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले अप्रैल 2021 में ग्रोथ 9.9% थी। वहीं गरीबों और लोअर इनकम ग्रुप के मकानों के लिए मिलने वाला कर्ज यानी प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग लोन की ग्रोथ 6.1% से गिरकर 4.6% रह गई। यानी हाउसिंग लोन तो बढ़ा है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर के लोन की रफ्तार घटी है। रियल एस्टेट डेवलपर और द मैपल ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर कुणाल दायमा कहते हैं कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने और होम लोन महंगा होने से अफोर्डेबल हाउसिंग पर असर पड़ा है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंज की वजह से लोग किफायती मकानों से मिड और प्रीमियम सेगमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी पैसे वालों की मांग ने रियल एस्टेट मार्केट के भाव बढ़ा दिए हैं और बढ़े हुए भाव को कर्ज और लागत की महंगाई और ऊपर उठा रही है। मनी 9 के लिए पवन पांडे की रिपोर्ट। सर, ये स्पेशल रिपोर्ट तो हो गई, आपको कैसा लग रहा है रियल एस्टेट सेक्टर का आउटलुक आने वाले 6 से 9 महीनों में, 1 साल में? जो अक्टूबर नवंबर के बाद से, दिसंबर के बाद से हमने रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ी सी एक्टिविटी देखी थी 2 तरह से। एक तो जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल थे, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जो सरप्लस फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते थे, सेकंड थर्ड हाउस के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए जो महंगे मकान हैं उनकी मांग निकलना शुरू हुई थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये थी कि जो रेंटेड हाउसिंग है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, चूँकि बाकी बाजार खुलना शुरू हुए थे तो उनमें एक्टिविटी दिखाई दी थी। लेकिन अब यहाँ 2 बड़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि अफोर्डेबल हाउसिंग यानी जो सस्ते मकान हैं उनमें डिमांड नहीं है अभी, यानी वो एस्पिरेशनल क्लास जो अपना मकान लेना चाहता था वो अभी बाजार में वापस नहीं लौटा मकान खरीदने के लिए। और 2 बड़े पॉट होल्स या 2 बड़े गड्ढे इस सफ़र में। पहली चीज़ तो कॉस्ट बढ़ना, जो कॉस्ट हमें रिफ्लेक्ट कर रही है मकानों की कीमत में। मकानों की कीमतें वैसे भी नहीं टूटी थी। इतने लंबे समय तक भारत में इतनी बड़ी इन्वेंट्री पड़े होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में कीमतों में कमी नहीं हुई थी, और अब लागत बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ने की की संभावना है। और दूसरी शुभम ब्याज दरों में बढ़ोतरी, जो बड़ी चुनौती है। और चूंकि आरबीआई लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने वाला है तो हाउसिंग लोन एक्सपेंसिव होगा। तो
ऐसा लग रहा है कि बाजार में जो ऊपर के बड़े महंगे मकान हैं, जो छोटा सा हिस्सा रखते हैं प्रॉपर्टी के पूरे मार्केट में, उनके लिए डिमांड आती आएगी थोड़े समय में। लेकिन जो बड़ी इन्वेंट्री है, जो बड़ा हिस्सा है, जहां छोटे लोगों को कम आय वालों को, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए होगा, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी के बड़े इशू होंगे। अफोर्डेबल हाउसिंग अब बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं रह पाएगी, दोनों वजह से। एक तो उसकी कॉस्ट बढ़ रही है और दूसरा इन्फ्लेशन बढ़ रही है और तीसरी ब्याज दरें बढ़ रही है। जिस दर पर आप पास से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले होम लोन रेट इंडिया में कई सालों के लोएस्ट स्तर पर पहुंच गई थी, वो अब वापसी में महंगे कर्ज के कारण है। तो ये फिक्स है, ये दुविधा है जो भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स फेस कर रहे हैं। सर, कॉमर्शियल पर एक आपकी टिप्पणी और कि कॉमर्शियल आपको क्या लगता है कि जैसा मौजूदा माहौल बना हुआ है ग्रोथ रेट को देखते हुए सबको, कॉमर्शियल बाजार पर कैसी एक्टिविटी देख सकते हैं? कॉमर्शियल में ऑफिस स्पेसेस को लेकर डिमांड बढ़ने की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत सारे जो टेम्परेरी ऑफिस स्पेस थे जो शिफ्ट हो गए थे वर्क फ्रॉम होम में, वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जब आप रिटेल मार्केटिंग के स्पेस में जाइए, मॉल्स में और बाकी जगह, वहाँ अभी कंजम्पशन लेड डिमांड नहीं है। अगर आप शॉपिंग मॉल्स को भी विजिट करें, अपने आसपास के एरिया को विजिट करें, तो आपको वहाँ पर वो स्लैकनेस, वो गिरावट, वो कम डिमांड का असर दिखाई देगा। तो जो कॉमर्शियल शॉपिंग स्पेस है उसको लेकर अभी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं दिख रही, पर कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस को लेकर शायद थोड़ी डिमांड आने वाले समय में दिखाई दे। एक तो अच्छी बात है, दो अच्छी खबरें हैं प्रॉपर्टी मार्केट से। एक तो जमीनों की खरीद बिक्री वापस ट्रिगर कर रही है, कई राज्यों में रजिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं, और दूसरा रेंटेड हाउसिंग की डिमांड बढ़ना शुरू हुई है। बिल्कुल, जो वर्क फ्रॉम होम चले गए थे वो वापस लौट आए हैं और अब वो दोबारा से मकान ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, शायद इसीलिए रेंटेड हाउस की डिमांड बड़े शहरों में, मेट्रोज में बढ़ रही है। ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सर, एक खास टिप्पणी, इस बार का इकोनॉमिकम बहुत देखा गया। हाँ, और इस बार के इकोनॉमिकम पे आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो अभूतपूर्व है, मतलब काफ़ी पसंद किया गया, बहुत सारे कॉमेंट आए। ऐसा सर क्या खास था इस बार? इकोनॉमिकम में इस बार हम लोगों ने बात की थी शुभम, विदेशी निवेशकों के बाजार से जाने से, और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि शेयर बाजार का ये घटनाक्रम किसी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को कैसे प्रभावित करता। तो आप सब लोगों ने जितने सवाल पूछे, आप लोगों ने जितनी सारी टिप्पणियां की और जितनी इस पर चर्चा की, उसे देखकर हमारा विश्वास भी बढ़ा है, और हम आपके कई सारे सवाल अगले हफ्ते अपने एपिसोड में लेंगे भी। बिल्कुल, बहुत सारी दुविधा के बाद ये शो हुआ था। बड़ा है, लंबा है, लोग समझेंगे नहीं, लेकिन वाकई आप लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया। और आप अगर उन दर्शकों में से हैं जिन्होंने अब तक इस हफ्ते का इकोनॉमिकम नहीं देखा, तो वो ज़रूर थे, देखें। थंबनेल है हम थे जिनके सहारे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। यही का तमाम ये कमो दीवार है।